बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है बच्चों, कार्बोधात्विकी एवं संकुल यौगिक। ठीक है बच्चों, कार्बोधात्विकी और संकुल यौगिक से मैंने आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, जिसमें मैंने सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ले रखा है बच्चों, द्विक लवण एवं संकुल लवण में प्रमुख अंतर। द्विक लवण और संकुल लवण में मैं आपको अंतर बताने वाला हूं और बच्चों बिंदुवत हम इसके अंतर के बारे में जानकारी लेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आपको जानकारी होगी। तो बच्चों चलिए हम सबसे पहले द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर से आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों सबसे पहला अंतर मैं आपको द्विक लवण के बारे में बता रहा हूं। बच्चों जो द्विक लवण है ये एक तरह के योगात्मक यौगिक हैं। ठीक है, ये एक तरह के योगात्मक यौगिक हैं बच्चों, जिनका अस्तित्व जो है वो केवल ठोस अवस्था में होता है। मतलब द्विक लवण एक इस तरह के योगात्मक यौगिक हैं जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में ही विद्यमान होता है। ठीक है, यानी ये गैसीय अवस्था या द्रव अवस्था में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये द्विक लवण के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। बच्चों जबकि मैं संकुल लवण या संकुल यौगिकों के बारे में बात करूं तो इनका अस्तित्व जो है वो ठोस में तो होगा ही, साथ ही बच्चों ये जल के साथ या विलयन के रूप में होने पर भी ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि संकुल यौगिक या जो संकुल लवण है ठोस अवस्था में तो इनका अस्तित्व विद्यमान होगा, लेकिन अगर आप इनको जलीय विलयन के रूप में बदल दोगे या जल के साथ इनको डिसॉल्व कर दोगे तब भी संकुल यौगिकों का जो अस्तित्व है वो स्थायी बना रहेगा, वो अपने अस्तित्व में होंगे। बच्चों इसी तरह से मैंने अगला जो पॉइंट लिया हुआ है दूसरा, कि द्विक लवण को जल में घोलने पर ये अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जैसे ही आप द्विक लवण को क्या करेंगे, जल में डिसॉल्व करेंगे, है ना। जैसे मैं यहां पर मोहर लवण या फिटकरी की बात करूं, ठीक है, तो बच्चों यहां पर मोहर लवण या जो फिटकरी है ये कई अलग प्रकार के स्थायी यौगिकों का एक कॉम्बिनेशन है। तो जैसे ही आप उसको जल में डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने अवयवी यौगिकों में क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे जल में घोलने पर। बच्चों जबकि संकुल लवण या संकुल यौगिक की विशेषता है कि इनको जल में घोलने पर ये अपने अवयवों में इनका विभाजन नहीं हो पाता है। मतलब ये अपने अवयवी यौगिकों में या आयनों में विभाजित नहीं होते। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट द्विक लवण और संकुल लवण में अभी हमारे पास विद्यमान है। तो मैंने तीसरा पॉइंट ले रखा है। ठीक है, यहां पर पॉइंट में आपको जो पुनरावृत्ति नजर आएगी शब्दों की वो देखिए, जैसे कि ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं किंतु विलयन में ये अपने अवयवों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी जानकारी दी। बच्चों ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, विलयन में इनका जो विभाजन है वो नहीं होता है। यहां पर इस बात पर मैंने जोर देने की कोशिश की है ताकि आप इस अंतर को भी आप भली भांति पहचानें। बच्चों अगला जो पॉइंट मैंने लिया हुआ है, अगला जो अंतर लिया हुआ है कि द्विक लवण के भौतिक एवं जो रासायनिक गुण है बच्चों, ठीक है, तो अपने अवयवी यौगिकों के समान होते हैं। यानी द्विक लवण को बनाने के लिए जो यौगिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके जो भी भौतिक और रासायनिक गुण होंगे द्विक लवण बन जाने के बाद भी वही भौतिक और रासायनिक गुण उन यौगिकों में भी विद्यमान होंगे। ठीक है, जबकि बच्चों संकुल यौगिकों के साथ ऐसा नहीं होता है। संकुल यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं वो उनके अवयवी यौगिकों के गुण से पूर्णतः कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी संकुल यौगिक का निर्माण जिन यौगिकों की सहायता से हुआ है उन यौगिकों में जो गुण थे वही गुण संकुल यौगिकों में विद्यमान होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनके गुण बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट लिया हुआ मैंने, बच्चों जो द्विक लवण है इनका संयुक्त सूत्र प्राप्त होता है, यानी स्थायी अवस्था में हम इनको संयुक्त सूत्र के रूप में लिखते हैं बच्चों। जबकि संकुल यौगिकों को लिखने के लिए बच्चों हम बड़े कोष्ठक के अंदर उनको लिखा जाता है, तो इनको लिखने का एक विशेष तरीका होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने आज आपको द्विक लवण और संकुल लवण
के प्रश्न को लेकर मैंने इनके बीच में आपको एक तुलनात्मक अध्ययन बताया और मैंने उनके बिंदुवत उनको आपके सामने रखा। बच्चों अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है जिससे लवण एवं फेरोसीन की संरचना दीजिए। बच्चों ये जो जिससे सॉल्ट है या जो फेरोसीन सॉल्ट है ना, इनके बारे में हमको थोड़ा जानकारी लेना है और इनकी संरचना से मैं आपको अवगत कराऊंगा। बच्चों जिसमें सबसे पहली संरचना मैंने किसकी ली है, जिससे लवण की। तो बच्चों आप याद रखिए कि 1830 में डेनमार्क के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, इन्होंने इसकी खोज की थी। किसकी? जिससे लवण की, जिससे सॉल्ट की। बच्चों ये संक्रमण धातुओं का प्रथम प्राप्त यौगिक है, यानी संक्रमण धातुओं के बारे में जब वैज्ञानिकों को जानकारी हुई और संक्रमण जो धातुएं हैं वो यौगिक बनाते हैं, जब उसके यौगिक वैज्ञानिकों के संज्ञान में आए, उनकी जानकारी में आए, तो जो सबसे पहला यौगिक प्राप्त हुआ वो 1830 में डेनमार्क, उन्होंने क्या नाम दिया? जिससे लवण नाम दिया। ठीक है। तो बच्चों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें एथिलीन अणु का एक तल होता है तथा कार्बन कार्बन द्विबंध अक्ष होता है, और जो केंद्रीय परमाणु के है ना प्रत्याशित बंध दिशा के लंबवत जुड़ा होता है, और वो कुछ इस परिवेश में इस तरह से उसकी संरचना प्रस्तुत की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये प्लेटिनम है, ठीक है, और इस तरह से ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन अणु के साथ प्रत्याशित है, जबकि प्लेटिनम के साथ इस तरह से 3 क्लोरीन के जो अणु हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, और इस तरह से इसके बाहर एक पोटेशियम आयन जुड़ा हुआ, और ये पूरे ब्रैकेट में ये जो संरचना आप देख पा रहे हो बच्चों, ये संरचना जिससे लवण की है। संक्षिप्त में बच्चों जिससे लवण को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको इस तरह के सामान्य सूत्र से लिखा जाता है। बच्चों इसके अलावा मैंने आपको फेरोसीन के संदर्भ में भी जानकारी दी। फेरोसीन एक नारंगी पीले रंग का यौगिक है बच्चों। इसे 1991 में कीली और पाउसन, मिलर और इनके सहयोगियों ने मिलकर खोजा था बच्चों। यानी यहां पर एक नहीं वरन कई अलग अलग वैज्ञानिकों का योगदान प्राप्त हुआ है फेरोसीन को खोजने के लिए। बच्चों फेरोसीन जो है वो एक सैंडविच आकार की उसकी संरचना होती है। जैसा सैंडविच होता है ना, बिल्कुल सैंडविच के आकार की इसकी संरचना होती है। महत्वपूर्ण बात बच्चों, जिसमें 2 साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग के बीच में आयरन का परमाणु व्यवस्थित होता है, और इस तरह से आपको वो संरचना दिखेगी। बच्चों ये साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनल, और आयरन के परमाणुओं से वो जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको सीधा रख दें तो ये सैंडविच की जैसी एक संरचना दिखेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरोसीन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैंने एक तीसरा प्रश्न भी आपके सामने ले रखा है, कीलेट किसे कहते हैं, और इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो बच्चों समझिए कीलेट क्या होता है। धातु या धातु आयन के साथ संयोजन कर बच्चों जब बहुधंतुर लिगेंड एक चक्रीय संरचना वाला, ठीक है बच्चों, क्या बना लेता है? अणु बना लेता है, यौगिक बना लेता है। तो उस अणु के यौगिक को आप किस नाम से जानते हो? कीलेट कहते हो। बच्चों डेफिनेशन बहुत साधारण है, बहुत सिंपल सी है। मैंने क्या कहा? धातु या धातु आयन के साथ संयोजन कर जब कोई बहुधंतुर लिगेंड एक चक्रीय संरचना वाला, है ना, रिंग संरचना वाला कोई यौगिक का अणु बना लेता है, तो उसको आप क्या कहते हो? कीलेट कहते हो। वो कीलेट है बच्चों। कीलेट का सबसे अच्छा एग्जांपल NiDMG, निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, NiDMG, और इस तरह से बच्चों उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरह से एक चक्रीय संरचना वाला जो कीलेट हमने प्राप्त किया, ये हमको यहां पर देखने को मिलेगा। बच्चों ये एक तरह का लिगेंड है, ये एक तरह का लिगेंड है, बीच में ये निकिल धातु या धातु आयन जो है वो उनसे संयोजन कर एक चक्रीय संरचना बना रहा। आप देख सकते हैं यहां पर एक चक्र जैसे, है ना, रिंग बन रहा है, एक पिंजरा बन रहा है, और इसीलिए हम इसको एक चक्रीय यौगिक कीलेट कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैंने कीलेट के कुछ महत्व आपको बता रखे हैं। कीलेट की जो विशेषता है बच्चों, जो कीलेट है वो आंतरिक संक्रमण तत्व यानी कि आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों के पृथक्करण में मदद करता है, सहायक है बच्चों। इसके अलावा जो कीलेट है ये कठोर जल के मृदुलीकरण में, यानी कठोर जल को मृदु
जल में बदलने में भी सहायक है बच्चों। इसके अलावा ये गुणात्मक विश्लेषण में, है ना, धातु आयनों की संरचना को पहचानने में भी सहायक होता है। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अवगत कराया। ऐसे ही कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर एक बार पुनः आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।